हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेप साथी पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आप सबका स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी के तहत बीईओ की भर्ती परीक्षा आप सभी के बीच बहुत जल्द दिखाई पड़ने वाली है। इस समय यूपीपीएससी से लगातार भर्तियां निकल रही हैं। आपको एलटी ग्रेड की भर्ती जुलाई में देखने को मिली, 28 जुलाई को फॉर्म भरा जा रहा है। अभी आपने नहीं भरा तो भर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना ओटीआर नहीं किया तो ओटीआर ज़रूर कर लीजिए, और अगर ओटीआर अपडेट करना है तो अपडेट करने के 72 घंटे बाद ही आप कोई फॉर्म भर पाएंगे। तो प्लीज़ आज ही अपडेट करिए, साइट बहुत स्लो चल रही है। आपको 12 अगस्त को देखने को मिला जीआईसी प्रवक्ता का भर्ती, और जल्द ही आपको बीईओ की शॉर्ट नोटिस लगभग 20 अगस्त तक देखने को मिलेगी। 25 अगस्त के आसपास, 2 दिन 1 दिन आगे पीछे हो सकता है। जो मुझे मोटी मोटी जानकारी है उसके आधार पर आपको ये देखने को मिल सकती है। बीईओ के संबंध में आपको पूरी जानकारी अभी से हो जानी चाहिए कि ये भर्ती कब आएगी। ये तो मैंने आपको बता दिया। क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है? इसकी योग्यता का क्या विवाद है? इसकी योग्यता को लेकर विवाद चल रहा था, आपने सुना होगा। समकक्ष योग्यता के संबंध में, अधिमानी आर्यता के संबंध में कुछ विवाद था, जिसका हल निकला कि नहीं निकला। निकला तो क्या मैं योग्य हूँ इसको फॉर्म भरने के लिए? मेरी आयु सीमा क्या होनी चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए? इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे पास पहले से होने चाहिए ताकि हम सज्ज हों इस परीक्षा को देने के लिए, किसी डॉक्यूमेंटेशन में अपना समय बर्बाद ना करें। बीएड लगेगा कि बिना बीएड के फॉर्म भर सकते हैं, ये सब बातें, और इसके साथ ही इस परीक्षा का क्या पाठ्यक्रम है वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। 8-9 मिनट में आपको बीईओ के संबंध में जितने भी भ्रांतियां हैं वो सब हल होती हुई दिखेंगी। सबसे पहले तो आप समझिए कि इसमें जो एग्जामिनेशन है वो प्री और मेंस के बिहाफ पर होता है, यानी कि इसमें प्रारंभिक परीक्षा भी होती है और इसमें मुख्य परीक्षा भी होती है। यह परीक्षा लगभग आरओ एआरओ के समान कही जा सकती है। आरओ एआरओ की तरह ही इस परीक्षा को कराया जाता है। ध्यान रहे कि यूपीपीएससी के तहत ही ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाती है। प्री एग्जामिनेशन की बात करें तो सामान्य अध्ययन आपसे पूछा जाता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, करेंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस, थोड़ा बहुत कंप्यूटर के क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें जैसे कि आप आरओ में देखते आए हैं, बिल्कुल हूबहू वैसे ही एग्ज़ाम आपके प्री एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। प्री एग्जामिनेशन केवल और केवल क्वालिफाइंग कैटेगरी का होता है। इसको क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों में से 15 गुना विद्यार्थी, यानी कि जो सुगबुगाहट है वो 134 पदों के आसपास है, लगभग 150 के आसपास मान लीजिए, तो 150 गुणे 15 कर दीजिए, तो लगभग 7,500 के आसपास विद्यार्थी जो है इसमें बुलाए जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए। मतलब 10 से 15 गुना मान के चलिए, ठीक है। तो इतने विद्यार्थी, प्री क्वालिफाई करना आपकी पहली शर्त है, उसके बाद मुख्य परीक्षा में आप जाएंगे। इसकी जो परीक्षा का पैटर्न है वो एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकृति के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जो प्रश्नों की संख्या 2019 में ये परीक्षा कराई गई थी तो 120 रखा गया था, और इस पैटर्न में मुझे नहीं लगता कि यूपीपीएससी अब किसी बदलाव की दरकार करेगा। मतलब ना तो विद्यार्थियों ने इसकी मांग किया है, ना तो आवश्यकता महसूस की जा रही है। तो मुझे लगता है कि 120 क्वेश्चंस पे ही सारी बातें होंगी। लगभग 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और पूरा का पूरा पेपर आपका 300 नंबर का होता है। जो समय होता है वो 2 घंटे का है, यानी कि 2 घंटे में आप इस पूरे पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। 2 घंटे में सॉल्व करते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन था कि क्या इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग भी है, तो जी हाँ, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33, यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 गलत क्वेश्चन के गलत आंसर देते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन खराब कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। ये इसका पूरा पैटर्न था प्री का। अब इसकी मुख्य परीक्षा भी होती है। इसकी मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन पूछा जाता है, और सामान्य अध्ययन के साथ साथ सामान्य हिंदी और निबंध का प्रश्न पत्र कराया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आपके आरओ में कंडक्ट कराया जाता है, एआरओ में कंडक्ट कराया जाता है, जिसकी तैयारी आप इस समय पूरी ताकत से कर रहे हैं। अच्छा, सामान्य अध्ययन के 3 खंड होते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स, यानी सेक्शन ए, बी एंड सी। सेक्शन ए में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसका दीर्घ उत्तरीय आंसर आपको करना होता है 125 शब्दों में। इसके जो लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर है वो 125 जो शब्द संपदा है, जो इसकी लिमिटेशंस हैं, जो इसके वर्ड लिमिटेशंस है वो 125 है। और जो खंड ब है उसमें 10 सवाल पूछे जाएंगे, जो कि लघुत्तरीय प्रकार के होंगे, लघुत्तरीय प्रकृति के होंगे, जिसके संबंध में आपको 50 शब्दों में उत्तर करना होगा। और खंड स, ये 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसका अति लघुत्तरीय उत्तर आपको 25 शब्दों में करना होगा। यानी कि
तैयारी की जो दशा दिशा होगी वो पूरी तरह से मेंस ओरिएंटेड होगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि ज़्यादातर यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, आप लगातार मुझे यूपीपीएससी, आरओ, यूजीसी नेट, जेआरएफ, जीआईसी प्रवक्ता, एल्टीग्रेड में लगातार देख रहे हैं। इन्हीं सभी भर्ती परीक्षाओं के संबंध में आपके लिए ये चैनल निर्मित किया गया है। और इसी के संबंध में अगर आप एक ऐसा चैनल देख रहे थे जो लगातार आपकी मदद कर सके, ऑथेंटिक चीज़ें लेकर के आए, कोई ड्रामा, कोई चिटपिट ना हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। ये चैनल लगातार आपकी मदद करता रहेगा, मैं आपकी मदद करता रहूँगा। यहाँ से खंड स पर जाएंगे तो ये आपको देख लिया आपने, 10 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन, 20 एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 200 नंबर मिलेंगे। अब आ जाइए सामान्य हिंदी और निबंध पे। तो सामान्य हिंदी और निबंध के 2 खंड एक तरह से मान के चलिए हैं, जिसका एक ही बार में पेपर होगा, और ये पूरा 400 नंबर का पेपर होता है। कंप्लीट मेंस जो होता है वो 600 नंबर का होता है, जिसमें आपको हिंदी, बोधगम्यता और अनुवाद के क्वेश्चंस होते हैं। निबंध होता है, 2 निबंध आपको करने होते हैं, जैसा यूपीपीसीएस में होता है। यूपीपीसीएस में 3 निबंध करने होते हैं, खंड क, ख और ग में से 3 निबंध आपको करने होते हैं। सेक्शन ए में 3 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 क्वेश्चन, यानी 9 में से हर सेक्शन से एक एक का चुनाव करके आपको यूपीपीसीएस का निबंध वाला पेपर सॉल्व करना होता है, जो कि 150 नंबर का होता है और 700 शब्दों में ही करना होता है। आरओ में ठीक यही चीज़ें होती हैं, सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, लेकिन आपको 3 निबंध वहाँ भी करने होते हैं, परंतु 600 शब्द सीमा में करने होते हैं। और यहाँ पर आपके पास 700 शब्द सीमा होगी और आपको 6 घंटे मिलेंगे, यानी 3-3 घंटे का पूरा पेपर होगा। 3 आवर्स का आपका ये पूरा पेपर होगा, जिसमें आपको बोधगम्य क्षमता और अनुवाद के संबंध में पूरा एक 3 घंटे का पेपर, 3 घंटे का निबंध का पेपर, 1.5 घंटे का आप मान लीजिए एक निबंध। मतलब बहुत समय पर्याप्त है, समय को लेकर के मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। जो बच्चा अच्छे से लिख सकता है उसके लिए बहुत सफिशिएंट टाइम है। और 200 नंबर का एक निबंध होगा 700 शब्दों में। इसमें भी वही होगा कि 2 सेक्शंस होंगे, 2 सेक्शन में से आप किसी एक सेक्शन से एक और दूसरे सेक्शन से एक का चुनाव करके आप पूरा निबंध का पेपर लिखते हैं। इसमें सामान्य हिंदी और निबंध के संदर्भ में जो मोटी मोटी चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो विलोम से पूछी जाती हैं, पर्यायवाची से, वर्णमाला से, विराम चिन्ह से, अनेकार्थी एकार्थी शब्दों से, और जो है वाक्य रचना, शब्द रचना से, शब्द भंडार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तत्सम तद्भव के प्रश्न, शब्द भंडार में सब कुछ आ गया आपका, यानी कि उपसर्ग प्रत्यय भी ले लीजिए, इसी के अंतर्गत आप विलोम ले लीजिए, अब पर्याय ले लीजिए, इसी के अंतर्गत पूरे आरओ के जो 6 टॉपिक हैं वो सारे के सारे इसमें ले लीजिए। इसमें आपको एक्स्ट्रा सामान्य हिंदी पढ़नी पड़ती है 6 टॉपिक से अलग, जो आपने आरओ में पढ़ा हुआ है, ये समझ लीजिए। इसमें संधि भी पढ़नी पड़ेगी, समास पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और आपको अपठित गद्यांश पढ़ने होते हैं, जैसा कि आप पीसीएस में लगातार करते आए हैं। 2 अपठित गद्यांश आपके पीसीएस में पूछे जाते हैं। उसी तरह से आपके आरओ में 1 अपठित गद्यांश पूछा जाता है, जिसके संदर्भ में आपसे कुछ कुछ मोटा मोटा सवाल ले लिया जाता है, जैसे संक्षेपण करने के लिए दे देगा, सारांश लिखने के लिए दे देगा, व्याख्या लिखने के लिए दे देगा, आपसे उसका शीर्षक चुनने के लिए दे दिया जाएगा, आपसे रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए दिया जाएगा। तो वो खंड आपके बीईओ में भी रहता है। साथ ही साथ आपका पत्र लेखन तैयार होना चाहिए। आपके पीसीएस में 6 पत्र लगे हुए हैं, आपके आरओ में 9 पत्र लगे हुए हैं, इसमें भी आपको 7 पत्र पढ़ने होते हैं। इसमें आपको सरकारी, अर्ध सरकारी पत्र यानी शासकीय पत्र और अर्ध शासकीय पत्र पढ़ने होते हैं, परिपत्र पढ़ना होता है, अनुस्मारक पढ़ना होता है, आदेश पढ़ना होता है, टिप्पणी पढ़नी होती है, ज्ञाप पढ़ना होता है, और इसके अंतर्गत तार लेखन भी पढ़ना होता है, प्रेस विज्ञप्ति पढ़नी होती है। तो ये सब जो है पूरा का पूरा आपका पत्र लेखन के अंतर्गत आपके सिलेबस में मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ये एक मोटा अनुमान है जो कि 2019 के प्रश्न पत्र से मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। आपको मैं 2019 का प्रश्न पत्र और 2019 के मॉडल के आधार पर, नोटिफिकेशन के आधार पर, पुरानी बातों के आधार पर क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो सब भी बताऊंगा। इसका पूरा का पूरा नोटिस और पेपर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा विवेक सर ऑफिशियल, वहां पर आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ ये सब मैं उपलब्ध करा दूंगा आसानी से। वहां ना मिले तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, अब और आगे आ जाइए। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें 134 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की जानी है। मोटा मोटा ये पद 10-12 और बढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा की उम्मीद ना करिएगा आप इससे। अधिमानी आर्यता को लेकर के विवाद चल रहा था। ये विवाद क्या है तो मैं आपको समझा दूं। ये वो विवाद है जिसके माध्यम से बीटीसी या डीएलएड किया हुआ विद्यार्थी भी इस परीक्षा में बैठ जाता था, जो कि योग्य नहीं है बीईओ की परीक्षा के लिए। नई शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए बीएड होना अनिवार्य है, और आप इन पर कमांड करने के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बन रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आपका बीएड होना अनिवार्य है। यानी कि इसके लिए जो मोटे मोटे तौर पर आपकी योग्यता होनी चाहिए, वो योग्यता जो स्पष्ट रूप से बताई गई है वो स्नातक बताई गई है, और स्नातक किसी भी स्ट्रीम से होना चाहिए। मतलब
किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो, एनी स्ट्रीम से आपका ग्रेजुएशन हो, साथ ही साथ आपने बीएड कर रखा हो, तो आप इस परीक्षा के लिए वैलिड माने जाएंगे। और बीएड कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास रिजल्ट होना चाहिए, पूरे 4 सेमेस्टर का रिजल्ट कंप्लीट होना चाहिए। आपकी डिग्री नहीं मंगवाई है तो डिग्री भी मंगवा लीजिए, डिग्री हालांकि नहीं भी रहेगी तो फॉर्म भर देंगे, 4 साल कंप्लीट कर रखें तो। यानी कि ये मोटी मोटी आर्यता है। आप इस प्रश्नावली में देखेंगे तो इसमें स्नाकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधक रखा गया था, और इसी को लेकर बवाल चल रहा था। इस पेपर की कटिंग को लगा करके बहुत सारे लोगों ने वीडियो तो बनाया है लेकिन स्पष्टीकृत नहीं किया है। ये स्नाकोत्तर वाला जो मामला चल रहा है ये यही तो मामला था। इस नियमावली में विश्वविद्यालय से स्नाकोत्तर उपाधि या समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि धारक अभ्यर्थी आवेदन के लिए अर्ह थे। ध्यान से सुनिएगा, थे, अब नहीं है। अब पहले कहा गया था कि आपने पीजी कर रखा हो या समकक्ष आर्यता हो आपके पास, अब नहीं है। अब समकक्षता विवाद पर पूर्ण विराम लग चुका है, क्वेश्चन मार्क हटा दिया गया है। यह समकक्षता विवाद समाप्त हो चुका है। सर कहना क्या चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास स्नातक है और बीएड है तो आप इस फॉर्म को आंख मूंद करके गाजे बाजे के साथ भर सकते हैं। इसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए, 4 से 5 माह का समय मिल जाएगा। फॉर्म अभी आपका 25 तारीख से ओपन होगा। आप देख रहे हैं एलटी ग्रेड जीआईसी सब में लगभग 1 महीने का टाइम फॉर्म भरने के लिए दिया जा रहा है, यानी आपको भी 1 महीने का टाइम मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। और अगर आपको 1 महीने मिल रहे हैं तो 25 अगस्त से सितंबर तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिल गया। अब तुरंत ही तो एग्जाम नहीं करा लेंगे ना, 3 महीने का तो टाइम देंगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक का टाइम मिल गया, पेपर आपका जनवरी में चला गया। अगर 4-5 महीने में भी आप तैयारी नहीं कर सकते तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। इतना टाइम आपको लगेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप जीरो से शुरू करेंगे, आप पहले से पीएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, एसएससी का एग्जाम दे रहे होंगे, यूपीएसआई का एग्जाम दे रहे होंगे। तो कोई भी ऐसा विद्यार्थी जिसने स्नातक और बीएड कर रखा है, बीएड किए हुए विद्यार्थी तो लंबे समय से शिक्षक भर्ती के लिए भूखे बैठे हुए हैं। जाने क्या इसमें हो रही है दिक्कतें और सरकार क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी अब यहां पर मोटे तौर पर आप देख लीजिए तो ये 2019 में हुई थी भर्ती परीक्षा। इसके लिए आपको जो फीस देनी होगी वो 125 रुपए होगी, जैसा कि आप एलटी और जीआईसी में देख के आए हैं। जो नई नई बातें वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये फॉर्म आपका जो है 2019 का है, इसके माध्यम से मैं आपको चीजें बता रहा हूं। अब इसमें क्या नया है, मैं क्या नया आपको बता सकता हूं, जरा देखिएगा। अब देखिए, इस फॉर्म में आपको बहुत गौर से यहां पर देखना चाहिए। इसके संबंध में जो क्वालिफिकेशन को लेकर बात कही गई है, क्वालिफिकेशन को लेकर के जो बात कही गई है वो बातें मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा। देखिए, यहां प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट, जब एज लिमिट की बात करेंगे, अगर आपको क्लियर ना दिख रहा हो तो ये आपको मैं पूरा का पूरा भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। ये एज लिमिट जो है क्लियर बताया गया है कि 21 साल से लेकर के 40 साल का विद्यार्थी इसको भर सकता है। और ध्यान से सुनिए, यहां पर अगर आप देखेंगे तो कुछ छूट भी है, रिलैक्सेशंस भी हैं। क्या है? अपर एज लिमिट सेल भी जो है ये 5 ईयर का जो है आपको 5 साल का यहां पर आपको शेड्यूल कास्ट के लिए यानी एससी कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट मिलेगी उत्तर प्रदेश के लिए, और ये उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। और ओबीसी के लिए जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी के लिए जो है यहाँ पर स्किल्ड प्लेयर के लिए क्लासिफाइड गेम आपने खेला है, स्टेट लेवल के आप कोई खिलाड़ी हैं, तो इन सबको 5 साल की छूट मिलेगी। एससी, एसटी, ओबीसी जो है और कोई खिलाड़ी हैं तो 5 वर्ष का आपको एज में छूट मिलेगी, यानी वो 45 वर्ष तक भर सकते हैं मैक्सिमम इस फॉर्म को, ठीक है। या फिर आप एक्स आर्मी मैन रहे हैं तो इसके तहत आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और ये रिजर्वेशन एज रिलैक्सेशन में आपको दिया जाएगा जो नियम है उसके तहत, ठीक है। और क्या है प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन, यहां पर क्या है कि ठीक है, चलिए तो अब और आ जाइए, और मैं यहां पर आपको क्या बता सकता हूं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, जो जरूरी क्वालिफिकेशन है जिसके बिहाफ पर ही आपको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन अप टू द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। यहां पर क्या इसेंशियल में बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए इन एजुकेशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। यहां पर एजुकेशन से आपके पास क्या होनी चाहिए थी? बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी, ठीक है। एजुकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए थी, यानी कि डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। यहां पर अब आपके पास किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री हो तो आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही आपने पहले के समय में देखेंगे तो एलटी डिप्लोमा मांगा था, जिसको अब हटा दिया गया है। अब इसकी जगह पर बीएड को फुल्ली वैलिड माना जाएगा, केवल बीएड और कुछ नहीं।
मतलब आप मुझसे कमेंट करके ये मत पूछिएगा कि सर बीटीसी हैं, सर हमने ये कर रखा, हमने कुछ भी कर रखा हो। मेरे भाई, आप शिक्षक भर्ती में बैठ सकते हैं। बीटीसी किया हुआ विद्यार्थी केवल प्राइमरी शिक्षक बन सकता है, प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक बन सकता है। बाकी किसी भर्ती परीक्षा से उन्हें किनारे कर दिया गया है। मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन यही नियम है। अब देखिए, अब यहाँ पर इसके बाद और चीज़ें मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो मैं कुछ और अन्य चीज़ें भी आपको क्लियर कर देता हूँ। क्या इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान में रखनी चाहिए अगर कुछ है तो। हाँ, ध्यान रखिएगा, कुछ एनेक्सर्स हैं जिसके अंतर्गत आपने अगर अभी तक अगर आप EWS का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, गौर से सुनिएगा, तो EWS का सर्टिफिकेट आपका 1 साल से 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर का ही होना चाहिए। इससे ज़्यादा पुराना रहेगा तो ये काम का नहीं रहेगा। सेम फाइनेंशियल ईयर 25-26 के फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है ना, ध्यान से सुन लीजिए। यानी 31 मार्च 2024 के बाद का 2025 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तभी वो वैलिड होगा 25-26 के जो है फाइनेंशियल ईयर में। ध्यान रखिएगा, अगर मैं कुछ गलत बोल गया हूँ तो करेक्ट कर लीजिएगा। फाइनेंशियल ईयर 25-26 का रहेगा तो वैलिड होगा। साथ ही साथ अगर कोई विद्यार्थी ओबीसी का वो लगाते हैं तो उन्होंने ओबीसी का पूरा कंप्लीट अपना डेटा कंप्लीट कर लीजिएगा, पेपर वेपर कंप्लीट कर लीजिएगा भैया, एन वक्त पे जाकर के दिक्कत ना हो। जिनका अभी ग्रेजुएशन के रिजल्ट से संबंधित कोई बवाल चल रहा हो तो ग्रेजुएशन का रिजल्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इशूड डेट भी मांगा गया था लास्ट टाइम फॉर्म में। अभी क्या होगा कि अभी चूंकि इनका सर्वर बहुत स्लो चल रहा है, लगातार मैं देख रहा हूं, तो ये बहुत कम डेटा OTR के थ्रू ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर आपने अपना OTR नहीं भरा है तो OTR ज़रूर फिल कर लीजिएगा सर। अगर किसी ने पहले से OTR भर रखा है और उसमें किसी तरह के मॉडिफिकेशन या अपडेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ अपडेट इट, उसको अपडेट कर लीजिए। इतनी जानकारी मुझे लगता है आपके लिए पर्याप्त है। ये सब मैं देखिए अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या एनेक्सर है, उत्तर प्रदेश सरकार के तहत जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर मुहैया करवा दूंगा, आप ले लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं इसके लिए मोटा मोटा क्या सिलेबस है ये मैं आपको बता ही चुका हूं। ये पूरा का पूरा लिखित रूप में मैं आपको दे दूंगा सर, लिखित रूप में आपको मिल जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ से आपको ये क्लियर दिख रहा होगा। और ये देख लीजिए सर, ये देखिए, यहाँ से बड़ा क्लियर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स ट्रेड है, और आपका पॉपुलेशन, इकोनॉमी, अर्बनाइजेशन इत्यादि सारी चीज़ें सामान्य अध्ययन के अंतर्गत, सामान्य हिंदी और निबंध के अंतर्गत पूरा का पूरा निर्धारित अंक। और ये सब मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। निबंध के क्या क्या जो खंड हैं, 4 आपको यहाँ पर खंड दिए, 3 खंड दिए जाएंगे। खंड 1 से 3 साहित्य और संस्कृति के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। साहित्य विकास की राष्ट्रीय विकास की योजनाएं हैं, क्रियान्वयन है, और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक समसामयिक मुद्दे हैं, उनके संबंध में, विज्ञान के संबंध में खंड 2 में है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर है। ये सबके संबंध में आपको निबंध कराए जाएंगे। अगर आप हमसे जुड़े रहेंगे तो इनके संबंध में मैं कुछ कक्षाएं यूट्यूब पर भी देता रहूँगा, और इसके संबंध में मैं एक बैच भी लॉन्च करूँगा जिसके संबंध में मैं आपको यूट्यूब पर आकर के सारी चीज़ें बता दूंगा। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको सारी जानकारी मिल गई होगी, कोई दूसरी वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। बस संक्षिप्त नोटिफिकेशन का वेट करिए, फॉर्म भरिए, तैयारी में लग जाइए। कोई जानकारी अगर अधूरी रह गई हो तो क्षमा करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से कमेंट कर दीजिएगा, मैं जवाब दे दूंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।